हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 हमारी सरकार। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं। यह क्या है? सरकार क्या करती है? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं? इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ अखबारों के मुख्य समाचार में सरकार के किन कार्यों को दर्शाया गया है उसे देख लेते हैं। कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट। 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, मुख्यमंत्री। शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी। मनरेगा में धांधली की जांच होगी, मंत्री। नवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें। बिहार में खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरियां। आइए अब देखते हैं सरकार क्या है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती हैं। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक तार, फोन एवं रेल सेवाएं चलाना आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती हैं। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती हैं। बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती हैं। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के ही अंग हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। यह न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आइए अब देखते हैं सरकार के स्तर। सरकार 3 स्तर पर है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आइए अब देखते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है। जैसे हमारे बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लिए लोगों के लिए काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए कार्य करती हैं। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती हैं। आइए एक और सरकार देख लेते हैं, वह है केंद्र शासित प्रदेश। कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है। ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। आइए अब इस तालिका को देखते हैं। तालिका में कुछ कथन दिए गए हैं। आप इन्हें पहचान कर समझ सकते हैं कि यह किस स्तर के सरकार से संबंधित है। जैसे कि पहला है बिहार सरकार का सभी लड़कियों को मुफ्त पोशाक देने का निर्णय। दूसरा है पश्चिम बंगाल की सरकार का बिहार से पटसन खरीदने का निर्णय। तीसरा है गांव के एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। चौथा है फारबिसगंज तथा जम्मू के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। पांचवा है पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। छठा है बाढ़ के मुद्दे पर नेपाल से वार्ता करने का निर्णय। सातवां है 2000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय। आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है और उसे अपने किए गए कार्यों का सफाई देनी होती है।
जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं, वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र के विचार कैसे आए। हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधि के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई कि भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत का प्रयोग का अधिकार दिया था। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए बुलंद हुआ। इसी विषय में महात्मा गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में महिलाओं को पहले मताधिकार का प्राप्त नहीं था। वहां वोट देने का अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। वे जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार का विचार फैला। 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्ष एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतों व मर्दों, अमीर व गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार मिला। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आइए अब देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भागीदारी। आस्था के घर आज सुबह काफ़ी चहल पहल देख उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने का क्या आप भी चल रहे हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती है तो जनता पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों द्वारा वे अपने बात सरकार तक पहुंचाती है। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदार रहती है। आइए अब देखते हैं विवादों का समाधान। हमारा देश लोकतांत्रिक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हित का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई बार लोग सरकार के निर्णय से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा का रूप नहीं ले। आइए अपने समाज में कुछ विवादों पर नजर डालें तथा देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है। तो आइए चलते हैं ग्राम पंचायत नवहट्टा सहरसा में। वहाँ राम परवेश रहते हैं। बगल के गांव के अब्दुल उनकी फसल को काटकर ले गए। अगले दिन राम परवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की।
अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बताया। इस कारण विवाद और गहरा गया। लौटकर राम परवेश ने सारी बात ग्राम प्रधान को बताई। वहां घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गांव वाले को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा। गांव के लोग एकत्रित होकर स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। इस बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया तथा पता किया कि यह जमीन किसकी है। कर्मचारी ने बताया कि यह जमीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया तथा घनश्याम को कड़ी हिदायत दी गई कि वह अफवाह न फैलाए। इस तरह कई स्तरों पर विवाद होता है, ग्रामीण या राष्ट्रीय। कृष्णा कावेरी नदी विवाद दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। सतलुज नदी विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच। किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद। बिहारी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद। आइए अब देखते हैं समानता और न्याय। हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में भी विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी विवाह भोज भंडारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठाकर खिलाया जाता है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएं कम होती जा रही हैं। समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है, जैसे पैतृक धन संपत्ति में समान बंटवारा। लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। यह गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों को शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में फीस खत्म कर दी है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की गई है। उसी तरह महादलित बच्चे बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया है, ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके। सरकार नियम कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाता है, उसकी चीजें चोरी करता है, तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जा सकता है। सरकार को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उनका रोजगार या जमीन छीनी जाती है, तो उन्हें यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व को अवधारणा को प्रश्रय देती है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।